नाज़रीन आदाब, खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं जी सलाम। मैं हूं इमरान खान और लेकर हाजिर हम इस वक्त कश्मीर एक्सप्रेस। आइए नजर डालेंगे अपने जम्मू कश्मीर की खबरों पर। सबसे पहले हेडलाइंस। शोपियान में दहशतगर्दाना हमला, आईईडी ब्लास्ट में 3 जवान जख्मी। जख्मियों का इलाज श्रीनगर में जारी। काकपुरा में देर रात मिलिटेंट कैंप पर हमला, हमले में आर्मी का जवान शहीद। क्रॉस फायरिंग के दौरान एक मकामी बाशिंदे बिलाल अहमद गनी की मौत। जम्मू पहुंचे नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन के प्रोग्राम में की शिरकत, कहा तरक्की के लिए पुरअमन फिजा का होना निहायत जरूरी। साबिक वजीर और बीजेपी लीडर लाल सिंह के भाई राजेंद्र सिंह इश्तिहारी मुल्जिम करार दिए गए। वजीर आला महबूबा मुफ्ती के खिलाफ किया था नाशाइस्ता अल्फाज का इस्तेमाल। और कुपवाड़ा में दर्दनाक सड़क हादसा, 3 लोगों की मौत, 4 अफराद शदीद तौर पर जख्मी। आप देख रहे हैं जी सलाम। आगे बढ़ते हैं खबर में। मिलिटेंटों ने एक दफा फिर हिफाजती दस्तों को नुकसान पहुंचाने की नाकाम कोशिश की है। जनूबी कश्मीर के शोपियान जिले में मिलिटेंटों ने आईईडी ब्लास्ट के जरिए फौजी एहलकारों की एक गाड़ी को निशाना बनाया। बारूदी सुरंग के धमाके में फौज के 3 जवान जख्मी हुए हैं। जख्मियों को अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। यह धमाका तुर्कमागांव के एक पानी की टंकी के करीब हुआ है और खबरों के मुताबिक जिस वक्त धमाका हुआ उस वक्त जायवकू से 44 राष्ट्रीय राइफल की टीम गुजर रही थी। फौजी एहलकार मामूल के मुताबिक पेट्रोलिंग पर निकले हुए थे। धमाके के फौरन बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने आसपास के तमाम इलाकों को मुहासरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। इस दौरान मकामी नौजवानों ने हिफाजती दस्तों पर पथराव भी किया। और इससे कबल पुलवामा में मिलिटेंटों ने फौज के कैंप पर हमला करके एक जवान को शहीद कर दिया। काकपुरा में मिलिटेंटों ने आर्मी कैंप पर अचानक हमला करके बेतहाशा फायरिंग शुरू कर दी। ग्रेनेड इस्तेमाल किए जाने की भी इत्तला है। जवाब में हिफाजती दस्तों ने भी फायरिंग की। इस दौरान क्रॉस फायरिंग की जद में आने से एक टैक्सी ड्राइवर बिलाल अहमद गनी की भी मौत वाकई हो गई। जख्मी हालत में जवान और शहरी दोनों को फौरन अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। हमले के बाद हिफाजती दस्तों ने आसपास के तमाम इलाकों का मुहासरा करके सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। बिलाल को जिस वक्त गोली लगी वो अपने छोटे भाई मिराजुद्दीन के साथ दोगाम से अपने घर नरवाह लौट रहा था। हादसे में जहां बिलाल की मौत वाकई हो गई, वहीं मिराज का उसके बाद से पता नहीं चल रहा था। घर वाले किसी अनहोनी के अंदेशे से डरे हुए थे। मिराज की वापसी से कबल उन्होंने बिलाल की लाश लेने से भी इनकार कर दिया था। पूरी रात इंतजार के बाद मिराजुद्दीन सुबह घर लौट आया है और उसकी वापसी के बाद अहले खाना और पुलिस ने राहत की सांस ली है। हिफाजती दस्तों और मिलिटेंटों के माबैन तसादुम में एक शहरी की हलाकत के बाद हालात कशीदा हैं। इसके पेश नजर इंतजामिया ने एहतियातन पुलवामा और आसपास के इलाके में इंटरनेट और ट्रेन सर्विस मुअत्तल कर दी है। शहरी की हलाकत की इत्तला मिलने के बाद इंतजामिया ने इंटरनेट और श्रीनगर बनिहाल रेल सर्विस मुअत्तल करने में ताखीर नहीं की। हुक्काम का कहना है कि यह इकदाम एहतियातन उठाए गए हैं। इधर नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने कहा है कि तरक्की के लिए पुरअमन फिजा का होना निहायत जरूरी है। जम्मू में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन के प्रोग्राम में खिताब करते हुए नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि क़याम अमन के लिए मुज़ाकरात का अमल जारी रहना चाहिए, लेकिन पड़ोसी ममालिक को भी पेशकदमी करती रहनी होगी। वाज़ेह है कि नायब सदर बनने के बाद जम्मू का ये उनका पहला दौरा है। मरकजी ममलकती वजीर और मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी नायब सदर के हमराह थे। इस मौके पर उन्हें तहकीक की मकालों के दूसरी जबानों में तर्जुमा किए जाने पर भी जोर दिया। और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के रूहे रवां इंद्रेश कुमार का दावा है कि साबिका हुकूमत के बनिस्बत मोदी हुकूमत ने बेहतर काम किया है। जी सलाम से बात करते हुए उन्होंने मोदी के 4 साल दौरे इख्तिदार को मुल्क की तारीख का सबसे जरी दौर करार दिया। एक प्रोग्राम में शरीक होने जम्मू आए इंद्रेश कुमार ने पाकिस्तान की तनकीद करते हुए इसे इंसानियत और मुस्लिम दुश्मन करार दिया। हमारे साथ राष्ट्रीय स्वयं संघ के वरिष्ठ नेता हैं इंद्रेश कुमार जी। सर,
मोदी सरकार को 4 साल हुए हैं, किस तरह से इसको देखते हैं? क्या आपको लगता है कि जो लोगों की आकांक्षाएं थी उस पे खरा उतरी है मोदी सरकार? ऐसा है कि मोदी सरकार के 4 वर्ष भारत के 70 वर्ष के सबसे स्वर्णिम वर्ष है और अधिक स्वर्णिम बने ये बड़ी आवश्यकता है। अगर इन 4 वर्षों का एनालिसिस पहले अंतर्राष्ट्रीय किया जाए तो भारत आज विश्व की एक महाशक्ति बनने की तरफ चला गया है। दूसरी बात, भारत ने दुनिया के जीवन मूल्यों को प्रतिष्ठित करना शुरू किया है। मेरा यहाँ सवाल है सर, मेरा एक अलग सवाल है कि पाकिस्तान एक आतंक का चेहरा आपने कहा, जिस तरह से अभी हाल ही में हमारी सरहदी इलाकों में बेकसूर लोगों को, रिहायशी इलाकों को निशाना बना के फायरिंग की गई, ऐसे में जो सरकार है वो सीज फायर का अनाउंसमेंट करती है कश्मीर में, कैसे देखते हैं? ऐसा है कि इसलिए पाकिस्तान को सक्सेसफुली और पूरे विश्व के अंदर कटघरे में खड़ा करके आइसोलेट कर दिया है। पाकिस्तान कश्मीर में फंडिंग करता था और भारत में फंडिंग करता था और आतंक भी फंडिंग करता था। पहली बार इन 4 वर्षों में हुआ है उसकी पूरी फंडिंग पर और शिकंजा कसा गया है। वो अरबों रुपया आज भारत सरकार के कब्जे में और फंडिंग आने के जितने रिसोर्सेज थे वो बंद किए गए। आतंक के खिलाफ और आतंकी के खिलाफ वर्दी को खुली छूट दी गई है कि प्रमाण भी नहीं चाहिए। हमारा अग्रिम निर्देश है कि आप जिसको आतंकवादी समझते हैं और उसको मारते चले जाइए। साबिक वजीर और बीजेपी लीडर लाल सिंह के भाई राजेंद्र सिंह को पुलिस ने इश्तिहारी मुलजिम करार दे दिया है। वजीर आला के खिलाफ नाशाइस्ता अल्फाज इस्तेमाल करने वाला राजेंद्र चौधरी पुलिस को आरपीसी की दफा 501 और 509 के तहत मतलूब है। राजेंद्र की तलाश में मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में छापे डाले गए हैं, लेकिन अभी तक पुलिस उसका सुराग नहीं लगा पाई। एसएसपी कठुआ ने चौधरी की गिरफ्तारी के लिए लोगों से ताउन तलब करते हुए कहा कि अगर किसी के पास राजेंद्र सिंह के बारे में किसी भी तरह की जानकारी है तो वो पुलिस से राब्ता करें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वजीर आला फारूक अब्दुल्ला ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में खून का अतिया देने आए लोगों से मुलाकात की और उनकी हौसला अफजाई की। उनके जज्बे की बड़गाम में ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद चाइल्ड राइट्स सोसाइटी, आरएन चैरिटेबल ट्रस्ट और फातेह ब्लड सेवा पंजाब की जानिब से किया गया था। मकामी लोगों के अलावा महाराष्ट्र, पंजाब और दिल्ली से भी यहां पर सयाहों ने अपने कश्मीरी भाइयों के लिए खून का अतिया किया। कैंप के दौरान 38 यूनिट ब्लड डोनेट किया गया। फारूक अब्दुल्ला ने इस पहल की सताइश करते हुए दूसरी जगहों पर भी इस तरह के कैंप लगाने की सलाह दी। और जो इन्होंने एक बहुत ही इस रमज़ान के महीने में एक बहुत बड़ा काम किया है, मैं अपनी तरफ से और लोगों की तरफ से इनका शुक्रिया करता हूं और उम्मीद करता हूं ये जो खून का दान इनने दिया है ये हमारे रिश्ते और मजबूत करेगा और हम आगे चल के इसको और भी बढ़ावा देंगे। तो खून का अतिया देने आए मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से लोग बड़गाम में, जी हां, उनके जज्बे की हौसला अफजाई की गई और फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इससे कश्मीरियों के साथ रिश्ते मजीद मजबूत होंगे। बड़गाम में ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया था चाइल्ड राइट्स सोसाइटी, आरएन चैरिटेबल ट्रस्ट और फातेह ब्लड सेवा पंजाब की जानिब से। और मकामी लोगों के अलावा महाराष्ट्र, पंजाब और दिल्ली से आए सयाहों ने अपने कश्मीरी भाइयों के लिए खून का अतिया दिया। क्लाइमेट चेंज के सबब नबातात और पौधों का तहफ्फुज एक अहम मसला बनता जा रहा है। इस सिलसिले में साइंसदान और माहिर नबातात मुसलसल तहकीक और रिसर्च में लगे हुए हैं। इसी हवाले से जम्मू यूनिवर्सिटी में शोबाए नबातात की जानिब से सीड कंजर्वेशन वर्कशॉप का एहतमाम किया जा रहा है। 1 जून तक चलने वाले इस वर्कशॉप को बरतानिया के बॉटनिक गार्डन कंजर्वेशन इंटरनेशनल का भी ताउन हासिल है और वर्कशॉप में महकमा जंगलात और महकमा ज़राअत के ऑफिसर, मुख्तलिफ कॉलेजों के बॉटनी लेक्चरर्स और प्रोफेसर्स के साथ साथ रिसर्च स्कॉलर भी शिरकत कर रहे हैं। वर्कशॉप के दौरान नादार और नायाब किस्म के पौधों के तहफ्फुज पर गौर खोज किया जा रहा है। इसके अलावा बीज को किस तरीके से जमा किया जाए इस पर भी चर्चा हो रही है।
तो बेसिक मकसद इस वर्कशॉप का यही है कि हम कुछ जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको हम ट्रेन करें और ट्रेन करके उनको बताएं कि आपने सीड्स कैसे कलेक्ट करने हैं, सीड कलेक्शन का समय कौन सा होता है और किस प्रकार के हमने प्रिकॉशंस जो लेने हैं सीड कलेक्शन करने के लिए, सो दैट भविष्य के लिए जो हमारी जैव संपदा है, जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है, विविधता है, उसको हम उसका संरक्षण कर सके, उसको बचा सके। कहीं जैसे हमारा कैंपा बना था उसमें तो उन्होंने यही प्लान किया था कि हम पेड़ जैसे रोड बनाने के लिए वो पेड़ काटते जा रहे थे, उन्होंने वो लगाएंगे ये किया था, लेकिन ऐसा अब तो हो नहीं रहा। अब तो उन्होंने ऐसे कुछ बंद जैसा ही है। उसके लिए फिर हम सीड कलेक्ट करते हैं, सीड कलेक्ट करके तो फिर उनको दे देते हैं थोड़ा सा मेडिसिन वगैरह जितने जे फ्यूचर लॉन्ग तक चल सके और दोबारा जे सोइंग कर सके और पेड़ उगा सके। वहीं शोबा उर्दू में कश्मीर की मशहूर शायर रसा जावेदानी की 39वीं बरसी के मौके पर उन्हें खराज अकीदत पेश की गई। इस मौके पर एक प्रोग्राम का भी इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में उनकी अदबी खिदमात और कश्मीरी अदब के फरोग के लिए उनकी काविशों पर रोशनी डाली गई। प्रोग्राम में उर्दू और मकामी जबानों के उभरते हुए अदीब और रिसर्च स्कॉलर्स के अलावा जेके आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज अकादमी के सेक्रेटरी अजीज हाजनी भी शिरकत करने पहुंचे थे। तालीसवीं बरसी पर आज शोबा उर्दू जम्मू यूनिवर्सिटी और रसा जावेदानी मेमोरियल लिटरेरी सोसाइटी के एहतमाम से एक तो उनकी लाइफ और वर्क्स पर एक सेमिनार रखा गया है। उसके अलावा हम हर साल रसा अवार्ड देते हैं। गुज़िश्ता 3 सालों से हमने रसा जावेदानी अवार्ड नहीं दिया। वो अवार्ड सेरेमनी भी आज होगी और उसके अलावा एक उर्दू और कश्मीरी का मुशायरा भी रसा जावेदानी की याद में मुनक्किद हो रहा है। रियासती वजीर शक्ति सिंह परिहार ने जम्मू गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज के तलबा को सिर्फ पब्लिक सेक्टर के भरोसे पर न रहने की सलाह दी है। कॉलेज की सालाना तकरीब के मौके पर तलबा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि निजी सेक्टर में काम करते हुए भी मुल्क की खिदमत के साथ साथ प्रोफेशनल करियर बनाया जा सकता है। इस मौके पर उन्होंने खासतौर से एस्पायर नामी एक मैगजीन का भी इजरा किया। वाज़ेह है कि 1960 में कायम हुए जम्मू गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में सूबे का एक अहम इदारा इसे माना जाता है। यहां से पास आउट तलबा इस वक्त मुख्तलिफ शोबों में अच्छे ओहदों पर फायज हैं। प्रिंसिपल साहब बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में जो हमारे पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं वहाँ के प्रिंसिपल्स भी यहाँ पे मौजूद हैं। कल्चरल प्रोग्राम और बाकी सारा जो प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज इन्होंने किया उसके लिए मैं इनको मुबारकबाद दूंगा और अपने जो यहाँ पे हमारे जो इंजीनियर्स जो बच्चे यहाँ पे ट्रेंड हो रहे हैं उनसे ये कहूंगा कि आप यहाँ से पास आउट होके न केवल हम रहें कि हमें सरकारी नौकरी तक महदूद रहना है बल्कि प्राइवेट सेक्टर में काफी सारा हमारा वहाँ पे स्कोप रहता है कि हम प्राइवेट सेक्टर में अपना योगदान दे सकें। बांदीपोरा के रुकने असेंबली उस्मान मजीद ने स्कूल और कॉलेज के तलबा से नशे के खिलाफ मुहिम छोड़ने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि तलबा को नशीली अशिया के खिलाफ आवाज उठानी होगी। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के तलबा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि नशीली अशिया का कारोबार करने के खिलाफ सभी को मिलजुल कर काम करना होगा। इस प्रोग्राम का एहतमाम इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन की जानिब से किया गया था, जिसमें कि डीडीसी और एसएसपी के अलावा दूसरे महकमों के अफसरान भी मौजूद थे। आज के हमारी डिपार्टमेंट की तरफ से यही मैसेज होगी डिस्ट्रिक्ट बांदीपुरा के लोगों को या दूसरे रियासत के लोगों को कि वो ड्रग्स से दूर रहें और अपने सोसाइटी में अपना हाथ बटाएं और अपने अच्छे सेहत का ख्याल रखें। संस्कृत जबान और अदब को फरोग देने के लिए संस्कृति विश्वविद्यालय जम्मू कश्मीर ने तलबा को वजीफा देने का ऐलान किया है। जम्मू प्रेस क्लब में मुनक्किद प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी देते हुए इदारे के कारगुजार डायरेक्टर पीसी छाबड़ा ने कहा कि दौरे जदीद के तकाजों को पूरा करने के लिए टेक्निकल जानकारी का होना जरूरी है। वाज़ेह है कि MSME के साथ समझौते के बाद संस्कृत यूनिवर्सिटी में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की गई है, जहां पर जदीद आलात और मशीनों के जरिए तलबा को मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमेशन और इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स की तालीम हासिल कराई जाती है। हमारे यहाँ पर एडमिशन के लिए 2 तरीके हैं। एक तो एंट्रेंस एग्जाम हम करते हैं, संस्कृत यूनिवर्सिटी का अपना एग्जाम होता है, वो पास होना चाहिए। उसके अतिरिक्त अगर उसके मार्क्स बहुत अच्छे हैं क्वालिफाइंग एग्जाम में तो स्टेट बिना एग्जाम के भी एडमिशन हो जाता है। और गर्मी में शिद्दत के साथ ही डायरिया, डिहाइड्रेशन के मरीजों की तादाद बढ़ने लगती है। रामबन में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी की जानिब से दस्त और पेचिश की रोकथाम के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में मेडिकल ऑफिसर, पैरामेडिकल स्टाफ और आशा वर्कर्स के अलावा आम लोगों ने भी शिरकत की। मकामी MLA नीलम लांगे ने इस प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने हेल्थ एजुकेशन, मेडिकल स्टाफ,
और दूसरे मुताल्लिका महकमों से आपसी तालमेल के साथ काम करने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि डायरिया से किसी भी बच्चे की मौत न हो। वाज़ेह है कि मुल्क में 10% बच्चों की अमवात डायरिया के सबब ही होती है। इनमें से ज्यादातर बच्चे गरीब खानदान से ताल्लुक रखते हैं। प्रोग्राम के दौरान ही रुकने असम्बली ने अपनी MLA तरक्याती फंड से जिला अस्पताल के लिए एक एम्बुलेंस देने का भी ऐलान किया। और गुलमर्ग असेंबली हलके के नुमाइंदे अब्बास वानी ने अवामी दरबार लगाकर लोगों से मुलाकात की और उनकी शिकायतों को सुना। जोशपुरा में लगे अवामी दरबार में उनके साथ गुलमर्ग के SDM और मकामी इंतजामिया से वाबस्ता दीगर एहलकार भी मौजूद थे। छोटे छोटे मामलात का फौरी तौर पर निपटारा भी कर दिया गया। अवामी दरबार के बाद मकामी MLA ने असेंबली हलके के दूसरे इलाकों का भी दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अफसरान को इलाके में अधूरे पड़े तरक्याती कामों को मुतय्यना मुद्दत में पूरा करने की हिदायत भी दी। लोगों के मुश्किलात, उनका अजाला, तो बहुत अच्छा खासा टाइम मैंने इनके साथ बिताया यहाँ पे। और कुपवाड़ा में सड़क हादसे में 3 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि 4 अफराद जख्मी भी हो गए। इनमें से 4 की हालत नाजुक बताई जा रही है। यह हादसा दोपहर 1:30 बजे के करीब चौकीवाला के करीब पेश आया। यानी शाहिदीन के मुताबिक सामान ढोने वाली गाड़ी तवाजुन बिगड़ने के सबब गहरी खाई में जाकर गिर गई और जख्मियों को मकामी अस्पताल में दाखिल किया गया है। तो ये अहम खबर आपको बता दें, कुपवाड़ा में एक सड़क हादसे में 3 लोगों के मारे जाने की खबर, जबकि 4 अफराद जख्मी हुए हैं। इनमें से 4 की हालत नाजुक बताई जा रही है। 4 की हालत नाजुक बताई जा रही है। यह हादसा दोपहर 1:30 बजे के करीब चौकीवाला इलाके में पेश आया। उसके करीब यानी शाहिदीन के मुताबिक सामान ढोने वाली गाड़ी तवाजुन बिगड़ने के सबब गहरी खाई में जाकर गिर गई। जख्मियों को मकामी अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। तो एक सड़क हादसा कुपवाड़ा में जिसमें कि 4 लोग शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं, जबकि 3 लोगों की जान चली गई है। एक गाड़ी दोपहर 1:30 बजे के करीब, जो यानी शाहिदीन बता रहे हैं, यह सामान ढोने वाली गाड़ी थी जो कि तवाजुन बिगड़ने के सबब गहरी खाई में जाकर गिर गई और इसके चलते यह बड़ा हादसा पेश आया, जिसमें कि 3 लोगों की जान चली गई और 4 लोग शदीद तौर पर जख्मी हैं। इन्हें कुपवाड़ा के ही मकामी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। तो बेहद अफसोसनाक यह हादसा, जिसमें कि 3 लोगों की जान चली गई है और 4 लोग शदीद तौर पर जख्मी हैं। उनकी हालत भी नाजुक बताई जाती है। अभी फिलहाल जख्मियों का इलाज मकामी अस्पताल में चल रहा है। गहरी खाई में सामान ढोने वाली गाड़ी जाकर गिरी और इसके चलते यह हादसा पेश आया। आपको बता दें कि दोपहर 1:30 बजे का ये पूरा हादसा है, जहां पर 4 अफराद जख्मी हुए और ये चौकीवाला, कुपवाड़ा के चौकीवाला इलाके के करीब ये हादसा पेश आया है और इस हादसे में 3 लोगों की जान चली गई है। सामान ढोने वाली गाड़ी का तवाजुन बिगड़ने के चलते ये गाड़ी गहरी खाई में जाकर गिर गई और इसके चलते 3 लोगों की जान चली गई। बुलेटिन में यहां रुक रहे हैं, एक छोटे से वक्फे के लिए लौटेंगे। आप देखते रहिए कश्मीर एक्सप्रेस। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। इस वक्त आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। खबरों के सफर को और आगे बढ़ाएंगे। अनंतनाग में मिलिटेंटों ने जेके बैंक की एक ब्रांच से 1,83,000 रुपए लेकर ये लोग फरार हो गए। इसके अलावा मिलिटेंटों ने ब्रांच पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड की राइफल भी छीन ली। लूट की खबर मिलते ही हिफाजती दस्तों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है और मिलिटेंटों की तलाश की जा रही है। तो अनंतनाग में जेके बैंक की ब्रांच से लूट, 1,83,000 रुपए की लूट। मिलिटेंटों ने तैनात गार्ड की राइफल भी छीनी। बड़ी खबर, मिलिटेंटों ने तैनात गार्ड की राइफल भी छीनी और छीनकर भाग गए हैं। 1,83,000 रुपए की लूट हुई है। इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस तलाश में है मिलिटेंटों के। तो कई बार मिलिटेंट इस तरह की हरकत करते हैं अपने फंड जुटाने के लिए, पैसे के लिए। अक्सर ये लोग बैंकों पर धावा बोलते हैं और जे.एंड.के बैंक अक्सर मिलिटेंटों का निशाना बनता है। बाकी बैंकों पर भी, जो दूर दराज के इलाकों में है, वहां पर भी ये इस तरह की हरकत को अंजाम देते हैं। और तस्वीरों में आप देख रहे हैं मिलिटेंटों ने गार्ड की राइफल भी छीन ली और तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से वहां पर मुहासरा करके इन लोगों ने पैसे
बैंक से लूटे 1,83,000 रुपए लेकर फरार हो गए हैं मिलिटेंट। अनंतनाग के जेके बैंक की ब्रांच में लूट, 1,83,000 की लूट। मिलिटेंटों ने तैनात गार्ड की राइफल भी छीन ली। तो बड़ी खबर इस वक्त की, अनंतनाग में जे.एंड.के बैंक में लूट, मिलिटेंटों ने दिया इस वारदात को अंजाम। 1,83,000 रुपए लेकर फरार हुए मिलिटेंट, साथ में गार्ड की राइफल भी छीन ली। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके का इस वक्त मुहासरा कर रखा है और तलाश जारी है। खालिद मुंतजिर इस वक्त हमारे रिपोर्टर अनंतनाग से फोन लाइन पर हैं, उनसे बात करेंगे। खालिद, जानना चाहेंगे आपसे क्या कार्रवाई चल रही है, कितने मिलिटेंट्स थे? बिल्कुल इमरान, आज वाकया पेश आया। इससे पहले भी जब हमने देखा कि जनूबी कश्मीर और बिलखुसूस अनंतनाग के कई एक बैंकों को लूटने की कोशिश की गई थी, कहीं पे नाकामी और कहीं पे कामयाबी मिलिटेंट्स को मिली थी। आज जो ये वाकया सामने आया 3:30 और 4 बजे के करीब ये वाकया पेश आया, जिसमें पहले 2 जो है बंदूक बरदार बैंक में दाखिल होते हैं और वहां पे जो बैंक की जो सिक्योरिटी होती है उनके पास जो हथियार होता है वो छीना गया और फिर जो बैंक मैनेजर था उसका जो मोबाइल फोन था वो तोड़ा गया और फिर जो बैंक में जो मौजूद रकम थी जो 1,83,965 रुपए बताई जाती है वो लूटने में कामयाब होते हैं वो नामालूम बंदूक बरदार। और पहले ये बताया गया कि पहले 2 मिलिटेंट आए, उन्होंने मुआयना किया, उन्होंने देखा कि सिक्योरिटी किस हद तक है और कितना जो है मजमा बैंक में मौजूद है और उन्हें सभी जो है जानकारी ली बैंक अमले की और बैंक की सिक्योरिटी की और उसके बाद फिर बताया जाता है कि 4 अफराद बैंक में दाखिल हुए, 2 अफराद बैंक में दाखिल हुए, 2 अफराद बाहर बैंक के बाहर गए और जब तक उन्होंने बैंक लूटने में कामयाबी हासिल की और न सिर्फ उनने 1,83,965 की रकम लूटी बल्कि बैंक की जो जाती सिक्योरिटी होती है जो मुख्तलिफ एजेंसियों से तलब की जाती है उनके पास जो 12 हथियार होता है वो छले रफल जिसको बोलते हैं वो भी 2 जो वहां पे थे गार्ड थे वो उनसे छीनी गई है। अगरचे वो उनको कंपनी की तरफ से नहीं दी जाती बल्कि उन बेचारों को खुद अपने पैसे से जो है 12 पैर रफल खरीदनी पड़ती है तो वो भी उनसे उड़ा ली गई, उनसे छीन ली गई। और इस वाकये के फौरन बाद जो ही इस वाकये की खबर जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली तो फिर आर्मी, सीआरपीएफ और पुलिस का मुश्तरका दस्तों ने पूरे इलाके का मुहासरा किया और बैंक में जो है इस वाकये को अंजाम देने के बाद जो सीसीटीवी फुटेज थी उसका बारीक बीनी से मुआयना किया गया और सीसीटीवी फुटेज से साफ जाहिर होता है कि 2 बंदूक बरदार जो है बैंक में दाखिल हुए और जिनमें कोई मास्क नहीं पहना था, जिनके चेहरे साफ दिखाई दे रहे थे, हल्की सी दाढ़ी थी इनके चेहरे पे। एक मिलिटेंट ने चश्मा पहना था और दूसरा बिना चश्मे के थे और उन्होंने सभी को बंदूक की नोक पे अगरमाल बना के बैंक में मौजूद रकम लूट ली। जी इमरान। बिल्कुल, और इस वक्त कार्रवाई चल रही है उनकी तलाशी की, लेकिन वो फरार हो चुके हैं और राइफल भी लूट कर ले गए हैं गार्ड से। जानकारी के लिए शुक्रिया आपका खालिद मुंतशिर अनंतनाग से। तो जेके बैंक की ब्रांच में लूट, अनंतनाग में 1,83,000 के करीब रुपए लूटे गए हैं और गार्ड की राइफल भी लेकर फरार हुए मिलिटेंट। इधर कुपवाड़ा जिले में चल रहे तरक्याती कामों का जायजा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर खालिद जहांगीर ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और जमीनी सतह पर इसकी जांच भी की। डीडीसी ने केरन ब्लॉक के पथरान, कुंडियान और मांडियान का दौरा किया। इन इलाकों में पीएचई, पीडीडी, आरएनबी और दूसरे महकमों की जानिब से किए जा रहे कामों की रिपोर्ट तलब की गई। डीडीसी के हमरा सभी महकमों के इंजीनियर्स भी इस मौके पर मौजूद थे। उन्होंने मकामी लोगों से भी बातचीत करके उनकी मुश्किलात को सुना और उन्हें दूर करने के लिए मुताल्लिका महकमों के एहलकारों को हिदायत भी जारी की। उधर पुंछ में भी एक अंदोहनाक हादसे में 3 बच्चों की मौत हो गई। तीनों बच्चों की मौत नदी में डूबने की वजह से हुई। गांव वालों की मदद से जब तक बच्चों को निकाला जाता तब तक काफी देर हो चुकी थी। बच्चों की शिनाख्त मुसर्रत हुसैन, इमरान खान और मोहम्मद अल्ताफ के तौर पर हुई है। तीनों बच्चे दोपहर में पुलिस नदी में नहाने के लिए गए थे। काफ़ी लोग खड़े थे रास्ते में, तो पूछते में पता चला कि यहाँ कुछ पानी, बच्चे नहा रहे थे पानी में, वहाँ बच्चे डूब गए तो उनको पुलिस वगैरह ढूंढ रही है। तो जब मैं यहाँ पर आया तो देखा डेड बॉडी बच्चों की बाहर निकाली हुई थी।
तकरीबन 14 से 15 साल के उम्र के बच्चे थे। 3 बच्चे थे, तीनों की डेड बॉडी रिकवरी हो गई। और इस वक्त हमारे साथ पुंछ से हमारे रिपोर्टर रमेश बाली भी जुड़ेंगे, जो हमें मजीद इत्तलात फराहम कराएंगे। तो ये पुंछ की आप तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर अंदोहनाक हादसे में 3 बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ गई। तीनों बच्चों की मौत नदी में डूबने की वजह से हुई है और गांव वालों की मदद से जब अब तक बच्चों को निकाला जाता तब तक काफी देर हो चुकी थी। बच्चे नदी में नहाने के लिए गए थे। इनकी शिनाख्त मुसर्रत हुसैन, इमरान खान और मोहम्मद अल्ताफ के तौर पर हुई है। तीनों बच्चे पुलिस नदी में दोपहर में नहाने गए थे और इस वक्त हमारे साथ हमारे रिपोर्टर रमेश बाली भी पुंछ से जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। जी, ये क्या एक ही कुनबे के ये तीनों बच्चे थे या अलग अलग कुनबे के? जी, हम आपको बता दें ये हादसा पुंछ के प्लस नदी पर आज दिन को तकरीबन 12 बजे के करीब हुआ था। जब ये तीनों बच्चे नदी पर नहाने के लिए गए और पानी में डूबकर इनकी मौत हो गई। वहां से गुजर रहे एक राहगीर ने इनको देखा तो उसने फौरी तौर पर पुलिस को इतला कर दी। जब पुलिस आई तो 2 बच्चों की डेड बॉडी तो मौके पर ही मिली और नदी के बाहर पड़े कपड़ों से पता चला कि बच्चे 2 नहीं 3 हैं। नदी पर तलाशी अभियान चलाया गया, बच्चे की डेड बॉडी भी मिली, तीसरे बच्चे की डेड बॉडी भी मिल गई। खबर लगते ही बच्चों के घर वाले भी नदी के पास पहुंच गए और इससे पूरे पुंछ में अब एक दुख का माहौल है। और हम आपको बता दें ये तीनों बच्चे एक ही मोहल्ले के हैं। जी, एक ही मोहल्ले के बच्चे हैं और नदी में ये लोग नहाने गए थे। तो वहां पर जहां पर ये बच्चे नहाने गए थे वहां पर किसी तरह के इंतजाम नहीं है क्या? एकदम इसी तरह से वो नदी वहां पर कोई रहता है? अगर सिक्योरिटी की हम बात करें कोई इंतजामिया की तरफ से, क्योंकि लोग अगर वहां पर नहाने जाते हैं तो कुछ इंतजाम है कि नहीं अगर ऐसे हालात बन जाएं तो? हाँ, हम आपको बता देंगे वहां पे इंतजाम तो कुछ भी नहीं है। खुला मतलब नदी काफी खुली है। तो आजकल बच्चों को स्कूल में छुट्टियां पड़ी हैं तो ये बच्चे कहीं नदी के पास चले गए तो नहाने गए और वहां से तो आने जाने का इतना रास्ता भी नहीं है। कभी बस घोड़े वाले वहां से निकलते हैं तो उन्होंने ही कहीं देखा और पुलिस को इतला कर दी। जी, शुक्रिया रमेश बाली इस पूरी जानकारी के लिए। तो पुंछ में दर्दनाक हादसा पेश आया है जहां 3 बच्चों की जान चली गई नदी में डूबने की वजह से। बच्चे दोपहर में नदी में नहाने गए थे। दूसरी तरफ हंदवाड़ा के नतनोसा में बिल्कुल अलग तस्वीर दिखाई दी। यहां पर किराए के मकान में चलने वाले गवर्नमेंट हायर मिडिल स्कूल पर ताला चढ़ गया है। 4 दिन से बच्चे तेज धूप में खुले आसमान के नीचे तालीम हासिल कर रहे हैं। दरअसल मकान मालिक को किराया नहीं मिला जिसकी वजह से उसने बिल्डिंग में ताला लगा दिया है। तारीफ की बात यह कि डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर को इस वाकये का इल्म भी नहीं है। हुर्रियत और पाकिस्तान के साथ बातचीत के हवाले से अगर हम बात करें मरकजी वजीर दाखिला के बयान का, कांग्रेस ने भी खैर मकदम किया है। बांदीपोरा से कांग्रेस के एमएलए उस्मान मजीद ने कहा कि यह अच्छी पहल है। हुर्रियत से बातचीत के लिए आगे आने की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात को शर्त के साथ नहीं बांधना चाहिए। हालांकि उन्होंने बीजेपी के मौजूदा सियासी रवैये को लेकर भी शक व शुबा जाहिर किया। मैं तो इसको पॉजिटिव निगाह से देखूंगा, आगे इनकी नीयत क्या है वो पता चलेगा। उन्होंने किस पर्सपेक्टिव में इस बात को किया है ये तो आने वाले दिनों में, क्योंकि उनने कहा सेपरेटिस्टों के साथ भी बात हुई और पाकिस्तान के साथ भी, वो दोनों चीज़ें साथ साथ जाएगा, क्योंकि इसके 2 डायमेंशन है, इंटरनल एक्सटर्नल। जहाँ बाहर भी ये बात होनी चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के दरमियान बात हो, वहीं यहाँ के लीडरशिप जितने भी यहाँ के लोग हैं, सियासतदान हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ बात होनी चाहिए। और हम चाहते हैं कि इस मसले को बातचीत के जरिए ही हल कर सकते हैं। पुंछ में आशीष नाम के एक टीचर ने काबिल तारीफ मिसाल कायम की है। स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के बाद आशीष अपने घर पर भी बच्चों को मुफ्त में पढ़ाते हैं और जरूरतमंद बच्चों को जरूरी सामान भी अपने खर्चे पर मुहैया करवाते हैं। देखिए रिपोर्ट। और भी बहुत से टीचर आए, सर हमें ऐसा टीचर मैंने पहली बार देखा है। मैंने रोजा रखा हुआ सर, तो ऐसा टीचर मैंने पहली बार देखा सर। जम्मू कश्मीर के सरहदी जिले पुंछ में पाकिस्तानी बंदूकों और मोटार से निकलते शोलों के बीच एक उम्मीद का चिराग भी रोशन है। उम्मीद का ये चिराग पुंछ के गरीब और जरूरतमंद बच्चों के मुस्तकबिल को रोशन करना चाहता है। वो चाहता है कि इलाके के बच्चे खासकर तालिबात पढ़ें और तालीम हासिल कर खुद मुख्तार बने। हम बात कर रहे हैं पुंछ के एक टीचर आशीष गुप्ता की।
आशीष गुप्ता पुंछ के लोगों के लिए किसी मसीहा से कम नहीं, तभी तो लोग कहने को मजबूर हैं कि ऐसा टीचर कभी नहीं देखा। और भी बहुत से टीचर आए, सर हमें ऐसा टीचर मैंने पहली बार देखा है, मैंने रोजा रखा हुआ सर। अब आपको बताते हैं कि आखिर कौन सी ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से इलाके के लोग आशीष की इतनी तारीफ करते हैं। आशीष एक गवर्नमेंट स्कूल टीचर हैं जो स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन इतने से इनका मन नहीं भरता और वो घर पर भी बच्चों को पढ़ाते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि वो बच्चों को मुफ्त में पढ़ाते हैं। अपनी क्लासेस में आशीष उन बच्चों को बुलाते हैं जिनकी माली हालत ठीक नहीं है और जिनके वालिदैन उनकी पढ़ाई का खर्च नहीं उठा सकते। इतना ही नहीं, अगर किसी बच्चे को जरूरत पड़े तो आशीष उसे किताबें, नोटबुक और कपड़े तक मुहैया करवाते हैं। 2011 में मैंने ऐसे मन में ख्याल आया, एक बार मैं स्कूल में गया किसी, तो अपने स्कूल से मैं जो मेरी ड्यूटी हमेशा बाहर रही, सिटी में मैंने कभी सर्विस नहीं की अपनी 22 साल 23 साल की सर्विस में। मुझे मौका नहीं मिला सिटी में सर्विस करने का, लेकिन जब एक बार मैं किसी स्कूल में गया यहाँ पे, तो वहाँ मैंने देखा कि बच्चों का मैथ्स बहुत बड़ा कमज़ोर है। वहाँ से मुझे ख्याल आया कि मैंने बच्चों से पूछा कि इवन के 7th 8th क्लास के बच्चे उनको मल्टीप्लाई नहीं आती थी, इवन कि उनको एडिशन और सब्ट्रैक्शन के सम भी नहीं आते थे। मुझे थोड़ा दुख लगा। फिर अचानक वहाँ स्कूल में बैठे मुझे ख्याल आ गया कि इन बच्चों के लिए, वैसे बच्चे देखने में बहुत मुझे नॉर्मल फैमिली से लग रहे हैं, गरीब बच्चे लग रहे हैं, कि अचानक ख्याल आ गया स्कूल में बैठे हुए कि चलो इनके लिए कुछ ना कुछ किया जाए। जब बच्चों के पेपर हो गए तो सारे स्कूल बंद थे और इनको मैं उन छुट्टी में यहाँ डेली देखता रहा हूँ। बस यहाँ आना, बच्चे आए या ना आए, कोई भी ना आए, यहाँ बैठे रहना, अपने टाइम पे छुट्टी करनी और चले जाना। इतनी इनकी कुर्बानी है। हमारे बच्चों के लिए इतना कुछ करते हैं सर। पिछली सर्दियाँ पड़ी तो पता नहीं शायद इन्होंने अपने पेमेंट से खरीदे होंगे, क्योंकि ऐसे तो कौन देगा। फिर वो एक इतना बड़ा टीचर है, वो किसी से मांगेगा थोड़ी। और हमारे हर बच्चे को जनाब किसी को टी शर्ट दी, किसी को स्वेटर दी, किसी को कोई कपड़ा जो ज़रूरत के मुताबिक था वो दिया। और हर दिन पूछते हैं किसी बच्चे के पास अगर पेंसिल नहीं है तो आप बताएं, कापी नहीं तो मैं लाऊंगा, घर नहीं बोलना आपने। 1 साल से हम पढ़ रहे हैं, हम इधर मैथ्स पढ़ रहे हैं। हमें कोई इस साल से हमें कोई भी नहीं अच्छा पढ़ा सकता। तो हम जब से हम इधर आए हैं, हमें सब कुछ हमें आना पड़ गया। तो हम स्कूल से भी हम फर्स्ट आते रहे। तो हमें जो भी हमें क्वेश्चन मैम पूछे, हम जल्दी हम दे देते थे जवाब। तो मैम हमें बोलती थी आपने किस सर से पढ़ा है? हमने बोला आशीष सर से पढ़ा है। तो फिर मैम बोलती आपको अच्छा पढ़ाते हैं गंदा? हमने बोला अच्छा पढ़ाते हैं। लेकिन आशीष के लिए ये सब करना इतना आसान नहीं था। सन 2011 में जब आशीष पढ़ाई में कमजोर बच्चों से मिले तो उन्होंने बिना किसी मफाद के इन्हें खुद पढ़ाने की ठानी। लेकिन उनके इस काम में न तो आशीष के खानदान वालों ने साथ दिया और न ही दोस्तों ने। घर में बात की कि ऐसे मैं ट्यूशन सेंटर खोलना चाहता हूँ गरीब बच्चों के लिए मुफ्त में, तो लेकिन थोड़ा सा घर में भी मुझे थोड़ा सा वहाँ से भी थोड़ी सी बेइज्जती पड़ी। दोस्तों से बात की, वहाँ से भी कहने लगे कि छोड़ो ये क्या करना है वो। तो वहाँ से भी थोड़ा कि मायूसी हो गया। आगे पीछे से बात की, हर तरह से नाकामी ही मिली। लेकिन अचानक फिर हफ्ता 10 दिन ऐसे बीत गए, लेकिन अंदर जो खलबली एक उठ गई थी वो फिर खत्म नहीं होने वाली थी। आशीष किसी भी तरह इन बच्चों की मदद करना चाहते थे। उनकी फिक्र इन्हें सोने नहीं देती थी। किसी भी तरह हिम्मत करके आशीष ने बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू कर ही दिया। शुरुआत में 1ली से लेकर 5वीं तक के तलबा पढ़ने आते थे। अब 10वीं तक के तलबा और तालिबात तालीम हासिल करने आती हैं। हमारे पास पैसे नहीं है कि हम किसी दूसरी ट्यूशन पढ़ सकें, तो सर ने इसलिए हम फ्री में ट्यूशन खोली है। तो जो बच्चे पैसे दे के ट्यूशन पढ़ते हैं, हम उनसे भी कंपटीशन कर सकते हैं और प्राइवेट स्कूल से भी बच्चों के साथ भी कर सकते हैं। सर ने हमें इतनी नॉलेज दी है, हमें सर ने इतना पढ़ाया कि हम हर किसी स्टूडेंट के साथ कंपटीशन कर सकते हैं। इतना हमारे पास तो है नहीं जहाँ हम और कोई ट्यूशन लगा सकें, लेकिन ये सर ने फ्री ऑफ कॉस्ट सेंटर खोला हुआ है, तो इसमें हमें बहुत फ़ायदा मिला हुआ है। तो और जितने और बाकी बच्चे जो नहीं और कहीं ट्यूशन लगवा सकते हैं, तो प्लीज़ वो भी यहाँ आ सकते हैं। अब तो पहले घर से बड़ी सपोर्ट नहीं मिली, लेकिन अब ये है कि अब सभी कहते हैं कि बड़ा अच्छा काम है, अप्रिशिएट करते हैं। हर कोई दोस्त भी मेरे साथ हैं, मेरी फैमिली भी मेरे साथ है, हर कोई मेरे साथ है। तो अब ऐसी कोई बात नहीं। आशीष सच्चाई और भलाई के रास्ते पर हैं, इसलिए भले ही शुरुआत में अपनों ने उनका साथ नहीं दिया, लेकिन आज पूरा इलाका आशीष की नेकी को सलाम कर रहा है।
जी सलाम भी आशीष की दरियादिली और हौसले को सलाम करता है। पुंछ से रमेश बाली की रिपोर्ट। यहां रुकेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए, लौट रहे हैं अपने जम्मू कश्मीर की और भी खबरों के साथ। आप देखते रहिए कश्मीर एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। सीबीएसई की 12वीं क्लास में पहली पोजीशन हासिल करने वाली समा शब्बीर शाह आजकल जम्मू कश्मीर की लड़कियों की रोल मॉडल बन गई हैं। जी सलाम से बात करते हुए समा ने कहा कि खुद एतमादी के जरिए हर कुछ हासिल किया जा सकता है। सीधे चलते हैं समा के पास, आपकी तरफ आना चाहेंगे। पहले बताइएगा कि आपने जब अपना नाम इस टॉप लिस्ट में देखा, क्या महसूस किया पहले? What was first reaction? बहुत मिक्स्ड फीलिंग्स थी, बहुत ओवरवेल्म थी, बट एट द सेम टाइम बहुत इमोशनल भी थी, क्योंकि बाबा को ही पता नहीं था जिनको सबसे पहले पता होना चाहिए था, तो बहुत मिक्स्ड फीलिंग्स थी। तो आगे क्या आपका कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहेंगे जिसको आप ज्यादा वो कर सकते? मैं लॉ पढ़ना चाहूँगी, क्योंकि मैंने बहुत बार बोला अभी तक कि हमारी कश्मीर ने और स्पेशली मेरी फैमिली ने, हमने बहुत इनजस्टिस देखा है। तो मैंने जुडिशरी के बारे में इतना ज़्यादा पढ़ा है कि जुडिशरी कितनी इम्पॉर्टेंट है, बट फिर खुद देखना पड़ा कि मतलब कहीं इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है। जब मैं खुद भी कोर्ट्स गई, तो अब मेरा ये है कि मैं लॉ पढ़ूंगी और मैं इंश्योर करूंगी कि जिसके साथ भी इनजस्टिस हो रहा है ऐसा नहीं हो, मतलब कोई सफ़र नहीं करे जैसे हमने सफ़र किया है। तो जो यूथ है जम्मू कश्मीर का, जो मुख्तलिफ इशूज़ को लेकर अपना जो रिएक्शन दिखा रहा है, आपका क्या मैसेज होगा? क्योंकि जिस तरह से आज एक अलग सा समा कश्मीर में है कि पढ़ाई के बगैर वाकई इंसान जो है वो नामुकम्मल है, और पढ़ाई वो भी जब इस लेवल की जाए तो शऊर भी पैदा होता है और इंसान का ज़मीर भी जागता है। क्या मैसेज होगा आपका? डेफिनेटली पढ़ाई सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है आज के ज़माने में। हमारे हाथों में ये हमने बहुत जगह पढ़ा है कि एक टूल है हमारे पास जिससे हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं, जो हमें करना है। अगर हमें कोई चेंज लानी है तो जो भी सुन रहा है सबके लिए यही है कि पढ़ो, मेहनत करो, मतलब फिर जब वो सक्सेस मिलता है उसकी जो वो फीलिंग होती है वो मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती हूँ। और मैम, कैसा लगा आपको कि आपकी बच्ची जिन हालात से आप गुजर रहे हैं, आपकी बच्ची ने जो एक अब रोड मैप बाकी बच्चों के लिए तैयार किया, आपने किस तरह से इसको देखा? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं अल्लाह सुब्हान व तआला का लाख लाख शुक्र करती हूँ कि इतना सारा इमोशनल साइकोलॉजिकल ट्रामा होने के बावजूद, इतनी सारी घर में डिस्टर्बेंस होने के बावजूद कि ये इतना अच्छा कर पाई अपने एग्ज़ाम्स में, ये हमारे लिए काबिल फ़ख्र है। और मैं इसका क्रेडिट इसी को देना चाहूँगी क्योंकि मैं भी बहुत कम टाइम इसको दे पाई। मैं खुद जॉब करती हूँ एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, तो मैं काफ़ी डिवोटेड हूँ टू माई जॉब, और उसके बावजूद मुझे घर में काफ़ी परेशानियाँ थी। जैसे शबीर अहमद शाह साहब को लेके, मेरे हस्बैंड को लेके मुझे खुद पर्सनली बहुत बार दिल्ली जाना पड़ा, समन्स अटेंड करने पड़े, तो बहुत ज़्यादा शटलिंग होती रही दिल्ली और कश्मीर, कश्मीर और दिल्ली। तो इस बीच में काफ़ी अलोन थी ये, लेकिन खुद इसकी ये अपनी मेहनत है, इसने अपनी मेहनत और जिस लगन से इसने हार्ड वर्क किया, तो शुक्र अल्लाह का, ये इसी का फल है। एक आखिरी सवाल आपसे होगा कि जम्मू कश्मीर का जो इस वक्त मामलात चल रहे हैं, बातचीत के बाकी चीज़ें चल रही हैं, आपके वालिद साहब जेल में हैं, आप यूनिवर्सिटी जाना चाहते हैं, आपकी मदर जो है गवर्नमेंट सर्वेंट है, आप किस तरह से इस कॉम्बिनेशन को क्लब होते देख रही हैं और क्या मैसेज होगा आपका? पहले कॉम्बिनेशन की बात करूं तो मेरे पापा जो हैं वो लोगों के लिए कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, मेरी मम्मा डॉक्टर है, वो भी लोगों के लिए कर रही हैं जो कर रही हैं, और मैं जो लॉ पढ़ने वाली हूँ वो भी मैं लोगों के लिए एंड में सर्विस उन्हीं को देने वाली हूँ। तो इट्स जस्ट फॉर द पीपल। तो ऐसा कॉम्बिनेशन को मैं और कोई साइड नहीं देना चाहूँगी, रादर दैन समथिंग सर्विस फॉर द पीपल। वो चाहेंगे कि लॉ यूनिवर्सिटी का मुकम्मल ग्रेजुएशन करने के बाद लोगों की खिदमत में जुट जाएंगे। अशरफ वानी के साथ सैयद तजम्मुल, जी मीडिया, श्रीनगर, कश्मीर। और रमजान में मसाजिद और पब्लिक प्लेस के साथ साथ हॉस्पिटल में भी इफ्तार का एहतमाम किया जाता है। पुंछ के राजा सुखदेव सिंह अस्पताल में एक फलाही इदारे की जानिब से मरीजों और उनके तीमारदारों के लिए इफ्तार का एहतमाम किया गया। बड़े पैमाने पर मुनक्किद इफ्तार में अस्पताल इंतजामिया से जुड़े अफसरान, सीनियर और जूनियर डॉक्टर्स और दीगर स्टाफ के साथ साथ सैकड़ों की तादाद में रोजेदार शामिल हुए। मुंतजिमीन की जानिब से इफ्तार के अलावा रात के खाने का भी इंतजाम किया गया था। इस मौके पर मरीजों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआएं की गई। खुसूसी वाज़ेह है कि माह रमजान में, माह स्याम में मुसाफिरों और तालीम और रोजगार की तलाश में बाहर से आने वाले तलबा और मजदूरों के लिए इज्तिमाई इफ्तार का एहतमाम किया जाता है। अस्पताल में इफ्तार और सहरी का एहतमाम यकीनन एक काबिल तहसीन अमल है। मुंतज़मीन ने दूसरी तंजीमों से भी अस्पतालों में इफ्तार और सहर का इंतजाम करने की अपील की है।
इनकी मदद की जाए। शाम का टाइम होता है, कोई कहीं से परेशान होता है। मेरी यही गुजारिश थी यशन की तरफ से कि जितनी सोसाइटी सिविल सोसाइटी आगे आए, इन लोगों को यहाँ अफ्तारी कराएं। सयाहती मकाम गुलमर्ग के आसपास के कुछ इलाके अभी भी वाटर सप्लाई की सहूलियत से महरूम हैं। दाराकासी टनमर्ग में रहने वाले लोगों को पीने का साफ पानी हासिल करने के लिए रोजाना कई किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। हैरानी की बात यह है कि इसकी शिकायत करने के लिए गांव वाले 17 किलोमीटर पैदल चल करके गुलमर्ग सब डिवीजन ऑफिस जाते हैं, लेकिन उन्हें कुछ हासिल नहीं होता। गांव वाले मकामी एमएलए से भी खासे नाराज हैं। लोगों का कहना है कि इलेक्शन के बाद लीडरान का दर्शन ही नहीं होता। जी सलाम ने इस बारे में पीएचई के इंजीनियर से बात की तो उन्होंने 4-5 दिनों के अंदर वाटर सप्लाई शुरू करने की बात कही है। और पाक मकबूजा कश्मीर से हिजरत कर जम्मू में आबाद हुए लोगों ने सूबाई बाज़ आबादकारी ऑफिस में बदउनवानी का इल्जाम आयद किया है। बदउनवानी के खिलाफ एसओएस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीओ के डिस्प्लेस्ड पर्सन ने पीआरओ ऑफिस के बाद एहतजाज किया बाहर। मुजाहिरीन का कहना है कि ऑफिस में बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होता। मुजाहिरीन ने सरकार और इंतजामिया से इस जानिब तवज्जो मरकूज करने की अपील की है। और अपने मुतालबात और मांगों को लेकर के रियासत के पटवारी एसोसिएशन का धरना और एहतजाज मुस्तकिल जारी है। वाज़ेह है कि पे ग्रेड नायब तहसीलदार की बराह रास्त तकर्रूरी की मुखालफत कर रहे पटवारी गुज़िश्ता 15 दिनों से हड़ताल पर हैं और हड़ताल के सबब रेवेन्यू महकमे में सारा काम ठप पड़ा हुआ है। सरकार की तरफ से अभी तक इस सिलसिले में कोई पेशरफ्त नहीं की गई है। दूसरी तरफ मुजाहिरीन का कहना है कि मुतालबात पूरे न होने तक हड़ताल जारी रहेगी। उधर किश्तवाड़ में भी पटवारियों ने अपने मुतालबात को लेकर जिला हेडक्वार्टर के बाहर मुजाहरा किया। वक्त गुजरने के साथ साथ पटवारियों की सरकार के खिलाफ नाराजगी भी बढ़ती जा रही है। मुजाहिरीन ने पीडीपी बीजेपी इत्तेहाद के खिलाफ नारे लगाए। मुजाहिरीन का कहना है कि सरकार ने महज यकीन दहानियों के सिवा पटवारियों के हक में और कोई अहम फैसला नहीं किया है। और गुज़िश्ता 6 मई को सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान हुए तसादुम में हलाक हुए आदिल अहमद के लवाहिकीन ने श्रीनगर के प्रेस क्लब में मुजाहरा किया। मकतूल के लवाहिकीन हाथों में हमें इंसाफ चाहिए और कसूरवारों को सजा दो की तख्ती उठाए हुए थे। घर वालों का इल्जाम है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने जानबूझकर उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाई थी। पुलिस ने गाड़ी के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेस आदिल की मौत को हादसा करार दे रही हैं। तो जम्मू कश्मीर की इन तमाम खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है। आप देखते रहिए जी सलाम।